Hello friends, I'm CA Karan Toshniwal. This is our 7th session on GST and today we will discuss valuation. और हम वैल्यूएशन देखेंगे सेक्शन 15 में कवर्ड है, ठीक है। वैल्यूएशन जो है वो सेक्शन 15 में कवर्ड है, उसकी प्रोविजंस। इसके पहले हमने रिवर्स चार्ज कवर किया है, टाइम ऑफ सप्लाई कवर किया है, उसके बाद में हमने एग्जेम्पशंस देखे थे रिवर्स चार्ज के अंदर में, और उसमें हमने एक और कवर किया था उसके पहले सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। तो ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यूएशन देखना है। आई होप वो सेशंस आपने देखे होंगे। तो वैल्यूएशन में हम देखेंगे सेक्शन 15। वैल्यूएशन मतलब देख क्या रहे हैं, पर्टिकुलरली जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड करना, क्या एक्सक्लूड करना, कितना डिस्काउंट करना और क्या ऐड करना, ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे हम। तो पर्टिकुलरली सेक्शन 15 कवर करता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में सबसे पहले नॉर्मली वैल्यूएशन क्या है, सेक्शन 15(1) बोलता। तो देखते हैं हम सेक्शन 15(1), ठीक है, ये है सेक्शन 15(1). सेक्शन 15(1) क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई को मैंने वीएस लिखा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है वीएस, ये वीएस शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही ले लेंगे। जीएसटी लॉ अलाउ कर रहा है वैल्यूएशन ऑन नॉर्मल ट्रांजेक्शन वैल्यू, एंड सच ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्चुअली प्राइस पेड, एक्चुअली पेड और पेबल। जो प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, ठीक है। तो हम वो प्राइस ले लेंगे, मतलब क्या, नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन वैल्यू हो रहेगा वो ले लेंगे हम सप्लाई के अंदर वैल्यूएशन के लिए। लेकिन दो कंडीशंस चाहिए हमारे को उसके लिए। अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। कौन सी दो कंडीशन, पहले प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, ठीक है, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, और दूसरा सप्लायर एंड रेसिपिएंट, एस एंड आर मतलब सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। तो प्राइस इज सोल कंसिडरेशन मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ उसको प्राइस जितना दिया है वही उतना सोल कंसिडरेशन है, उसके अलावा कोई कुछ और नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी कंसिडरेशन की बात करो, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, जो प्राइस उसको मनी मिला है उसके अगेंस्ट, वो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में जो भी आएगा वो कवर्ड है। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, जो प्राइस दिया है। और सेकंड, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। अगर रिलेटेड पर्संस हो गए, अच्छा रिलेटेड पर्संस का कवर्ड है, रिलेटेड पर्सन कवर्ड है सेक्शन 15 में, हमने पहले देखे, इसके पहले के सेशंस में हुआ है उसका डिस्कशन। तो रिलेटेड पर्संस के बीच में अगर ट्रांजैक्शन है, सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पे नहीं होगा सेक्शन 15(1) डायरेक्टली जो वैल्यू पे हुआ है ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट विल नॉट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कि पहले प्राइस इज सोल कंसिडरेशन मतलब जो प्राइस है उसके अलावा और कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है रेसिपिएंट ने सप्लायर को, और सेकंड क्या है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड, नॉट रिलेटेड, तो वो रिलेटेड नहीं रहना चाहिए। तो हम बोलेंगे 15(1) का वैल्यू ऑफ सप्लाई हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेंगे, जो प्राइस एक्चुअली पेड हुई है, पेबल हुई है इस पर्टिकुलर गुड सर्विस के रिलेटेड, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा, ठीक है। सेक्शन 15(1) मैंने यहाँ पे लेगा। अगर 15(1) में नहीं जाता तो 15(4) कवर कर लेता, ठीक है। ये जो रेड में लिखे हैं 15(1), 15(2), 15(3), ठीक है, 15(4), 15 यहाँ पे 15(5) शॉर्ट में लिखा है क्योंकि उसका डिटेल एनालिसिस अपन बाद में देखेंगे। 15(5) यहाँ पे लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है 15(5) का, बिकॉज वो नेक्स्ट बोर्ड स्लाइड में आ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे 15(2) देखेंगे। तो 15(1) देख लिया हमने, प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। 15(2) क्या बोलता है कि प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ पेबल जो है वो तो है, डायरेक्टली जो दिख रहा है वो तो है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई। 15(2) बोलता और कुछ और इंक्लूड करो, गवर्नमेंट बोलती और इंक्लूड करो। अच्छा, गवर्नमेंट और इंक्लूड करो बोल रही है, मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा तो जीएसटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने और भी कुछ उसमें इंक्लूड करने का कहा है। वो कहा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। 15(2) में बोला है उन्होंने इंक्लूजन्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है इंक्लूजन्स इन वीएस मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, सबसे पहले ऑल टैक्सेस जो भी है, ऑल जितने अनरिलेटेड टैक्सेस है एक्सेप्ट जीएसटी, जो भी हमारे जीएसटी से रिलेटेड नहीं है उसको सबको इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल आपको अगर एक्साइज लग रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी पे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ कमोडिटीज पे एक्साइज चल रहा है, तो उस पे एक्साइज पर जीएसटी इंक्लूड जो है जीएसटी लगेगा, और एक्साइज इंक्लूड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इस पे क्लैरिफिकेशन आया है कि
इंक्लूजन्स में 15(2)(a) में है ऑल टैक्सेस टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब एडेड, बट एक्सेप्ट जीएसटी एंड जीएसटी सेस, ठीक है, ये एक्सेप्ट मतलब ये नहीं आएंगे। ऑल्सो एक्सक्लूड, इस पे क्लैरिफिकेशन आया है कि टीसीएस जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो जो एडिशनल है वो टैक्स को नहीं माना जाएगा, उसको एक टैक्स इसके 15(2)(a) का टैक्स नहीं माना जाएगा उसमें इंक्लूड करने में, इसलिए एक्सक्लूड किया जाएगा टीसीएस जो सेपरेटली कलेक्टेड होगा। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इनकम टैक्स एक्ट में जो टीसीएस लग रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड हम देख रहे हैं 15(2)(b), ए हो गया हमारा। 15(2)(b) देखो, बी में क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इसमें क्या बोला है 15(2)(b) में, अगर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, अगर रेसिपिएंट, ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में रेसिपिएंट की वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बनेगा, सप्लायर क्या पे जीएसटी देगा, वो वैल्यू तो लेगा ही, प्राइस पेड और पेबल, टैक्सेस भी लेगा, साथ में थर्ड पार्टी पेमेंट जो रेसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे कर रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेलिंग क्लासेस, ठीक है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ और वो क्लासेस के बदले में मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, मुझे 6,000 दे दो और 5,000 मेरे बिहाफ पे किसी और को पेमेंट दे दो, ठीक है। मैं एक प्रिंटिंग पब्लिकेशन को अगर मैंने बुक रिलीज किया तो मैंने बोला आप 5,000 वहां पे पे कर दो, तो 6,000 तो आएगा ही आएगा, 5,000 भी आएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आपके बिहाफ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्सपेंस इस पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स के केस में मैंने किया है और वो एक्सपेंस आपको डायरेक्टली पे करने लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू को हम छोड़ेंगे वैल्यूएशन में, उसमें बोला है 15(2)(b) में कवर करने का है। थर्ड पार्टी पेमेंट जो रेसिपिएंट देगा ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर देगा तो वो कवर होने वाले हैं 15(2)(b) में। फिर 15(2)(c) देखेंगे हम, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर, इसमें चार्ज बाय एस मतलब सप्लायर, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, तो ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच आर चार्ज बाय सप्लायर shall be included in value of supply, ठीक है, इंक्लूजन्स में 15(2)(c) में है। अच्छा, इसमें कैसा आएगा, पैकिंग है, इंस्टॉलेशन है, रॉयल्टी नाम से मैंने आपसे कलेक्ट किया, मैं सप्लायर हूं एग्जांपल, कुछ भी नाम से, कमीशन मैंने आपसे कमीशन के नाम पे लिया, धर्माड़ा चार्जेस है, ठीक है, और डिजाइनिंग करवा के लिया आपसे, आपने मुझसे डिजाइनिंग करवाई उसके नाम पे मैंने चार्जेस लिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपने जो दिया वो नहीं, एडिशनली मैं और इधर से लेते जा रहा, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करने का, छोड़ने का नहीं, 15(2)(c) में लेने का। ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एनीथिंग चार्ज, ठीक है, एनीथिंग डन, और उसके लिए सेपरेटली आपको मैं चार्ज कर रहा हूं वो ही लेना जिसके लिए मैं सेपरेटली चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको किसी और को पेमेंट करने लगा रहा हूं थर्ड पार्टी को, तो 15(2)(b) में ले लेना। 15(2)(c) में कब आएगा, एनीथिंग चार्ज फॉर एनीथिंग डन, ठीक है, मैंने कुछ भी कर दिया है सप्लायर ने और उसके लिए कुछ चार्ज किया है और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, 15(1) में नहीं आया तो 15(2)(c) में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच आर चार्ज बाय सप्लायर, आपको पेमेंट करना पड़ रहा है उसके लिए, तब आएगा। इंटरेस्ट लेट, अच्छा इसमें 15(2)(c) में भी एक यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, इवन इंस्टॉलेशन सपोज आपको सेपरेटली करवा के दिया, ठीक है, इंस्टॉलेशन आपने, अगर मैंने बोला इंस्टॉलेशन करने वाले को थर्ड पार्टी को दे दो, उससे रिलेटेड मेरी सर्विस है, और इंस्टॉलेशन फॉर एग्जांपल एक इंस्टॉलेशन सर्विस दे रहा है सप्लायर, और वो इंस्टॉलेशन का आप डायरेक्टली पे कर रहे हो, एक्चुअली मैं ऑब्लिज था, तो यहाँ पे बी जो है 15(2)(b) में, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी को आप, आउटसाइड थर्ड पार्टी को आप कस्टमाइज सर्विस करा रहे होंगे तो उसमें नहीं लगेगा 15(2)(b) में। 15(2)(b) में तभी आएगा थर्ड पार्टी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय रेसिपिएंट, वो तभी आएगा अगर सप्लायर ऑब्लिज था टू पे, नॉट रेसिपिएंट, बट रेसिपिएंट हैज बीन मेड टू पे हिम, ठीक है, रेसिपिएंट को पे करना पड़ा बट सप्लायर ऑब्लिज था, तो आएगा 15(2)(b) में। ये देखो सप्लायर ऑब्लिज था क्या, ठीक है, तो यहाँ पे सप्लायर का ऑब्लिगेशन था सप्लायर का, ठीक है, सप्लायर का ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, ऑब्लिगेशन जगह कम है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सप्लायर ऑब्लिगेशन रहना चाहिए, ठीक है। 15(2)(a) हो गया, बी हो गया, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय सप्लायर फॉर टू रेसिपिएंट, सी हो गया। 15(2)(d) देख लो, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी काय का रहेगा आपको बता रहा हूं मैं, सेक्शन 11 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड एग्जाम्पशंस दिए हैं, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट के एग्जाम्पशंस देख लो, तो उसमें बोला इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन लोन एडवांसेस डिपॉजिट्स, वो जो था एक्सटेंडिंग लोन एडवांसेस, तो उसका जो इंटरेस्ट है उस पर जीएसटी लगेगा नहीं, हाँ प्रोसेसिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, एनुअल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये जो अदर प्रोसेसिंग फीस है लोन पे की, वो उस पर जीएसटी लग जाएगा, इस पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। तो ये इंटरेस्ट कौन सा है आप मेरे को पूछेंगे, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, इंटरेस्ट कहां से है, ये इंटरेस्ट है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का, आपने सप्लायर को विद इन टाइम पेमेंट नहीं किया है प्रिस्क्राइब टाइम, तो सप्लायर आपको एग्जांपल 1% पर मंथ से क्रेडिट पे जो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो उसके लिए चार्ज कर रहा है,
उस केस में जो ये इंटरेस्ट लग रहा है, लेट फी लग रहा है, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, याद रखना डिलेड पेमेंट, इफ इट इज नॉट फॉर डिलेड पेमेंट, इट इज फॉर लोन, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एग्जाम सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाएगा। इंटरेस्ट ओनली ऑन डिलेड पेमेंट विल बी कवर्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार करके मार्क किया इंटरेस्ट प्लस पिनल इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस इज एग्जाम्प्ट। मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपको क्लासेस जो है क्रेडिट पे दिया, ठीक है, ठीक है, वो क्रेडिट पे नहीं दिया, दो टर्म्स बता रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन आए हुए इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लासेस मतलब आपको सप्लायर हो, मैंने आपको गुड्स दिया और मैंने आपको गुड्स कैसे दिया, एक पहला टर्म देखो आपको मैंने क्रेडिट पे दे दिया, ठीक है, क्रेडिट पे, या तो आपने एक फाइनेंस अरेंज किया कहीं से भी, आपने लोन लिया, अच्छा लोन जो लिया वो आप प्रिस्क्राइब टाइम में भर नहीं पा रहे, उस पे पेनल्टी इंटरेस्ट आ रहा होगा, पेनलाइज हो रहे होंगे आप, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, that will not be taxable, that will not be covered here, even that interest is exempt। इंटरेस्ट पे पिनल इंटरेस्ट जो लगा है वो exempt है, दोनों के दोनों exempt है, because it is treated as penal interest is treated as interest on advances only, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया मेरे से, ठीक है, और मैं उसके लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 5000 चार्ज कर रहा हूँ आपको इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करो, ठीक है, 20,000 का है, वैसे उसकी प्राइस है 15,000, आपने अलग से बोरो किए, इंटरेस्ट पे पिनल इंटरेस्ट लगा, ठीक है, 15,000 बोरो कर रहे हैं आप, कैश प्राइस 15,000 है, उस पर पिनल इंटरेस्ट लग रहा है, वो इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पा रहे वो लोन का 15,000 के, तो वो पिनल इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं। सवाल उठता है अपने इंस्टॉलमेंट में लिए, आपने लिए सपोज 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, 3 मंथ्स में आप मेरे को पे कर रहे हो, तो 18,000 का आपने लिए। अब 6,000 इंस्टॉलमेंट आपका फेलियर हो रहा है यहाँ पे पेमेंट करने को, 6,000 का जो इंस्टॉलमेंट है, तो अब इस केस में कैसा होगा, इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है आपको, पिनल इंटरेस्ट लग रहा है, इसमें आपको पिनल इंटरेस्ट जो आएगा, इट इज नॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। यहाँ पे आप 6,000 मेरे को अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, तो मैंने टर्म्स अगर रखे कि आप मेरे को 1% पर मंथ से इंटरेस्ट देंगे, तो वो यहाँ पे डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन में आएगा। कैसे आएगा, मैंने बोला था शेड्यूल 2 में भी कवर्ड है कि एक्ट फोरबियरेंस जो था, तो फोरबियरेंस कर रहा हूँ ना मैं, आपको बियर कर रहा हूँ मैं आपका बिलेटेड पेमेंट, ठीक है, मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ, मैं कोई सूट फाइल नहीं करूंगा, मैं तो आपको इंटरेस्ट लगा के बस एक्सेप्ट कर लूंगा आपका पेमेंट, ठीक है, तो मैं वेटिंग टाइम का इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट एडवांस का इंटरेस्ट, दैट इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट फोरबियरेंस का इंटरेस्ट, इसीलिए वो कवर्ड है यहाँ पे 15(2)(d) में, ठीक है। कौन सा एग्जाम्प्ट है, कौन सा कवर्ड है पिनल इंटरेस्ट, वो ध्यान में रखना। अब ये क्लैरिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया। अब इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो ये कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है, और इंक्लूड होने वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अच्छा आप बोलेंगे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो है वो कैसे इंक्लूड होगा, वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, बाद में पता चलेगा, बट टैक्सेबिलिटी इसके अकॉर्डेंस में होनी है, ठीक है। एक सेपरेटली उसका डेबिट नोट जाएगा, ठीक है, हो सके तो डेबिट नोट ही जाएगा, या ये जो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी है, इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये कब आएगा, जिस मंथ में रिसीव होंगे, हमने देखा था इसके पहले का ही सेशन है, आप देख लो सेशन 6 जो है टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें देखा था सेक्शन 12(6) एंड 13(6) में था इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, एंड टाइम ऑफ सप्लाई उसका तभी आएगा जब सप्लायर रिसीव करेगा पेमेंट, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव पेमेंट्स, ठीक है, ऑफ सच इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, जिस दिन रिसीव होंगे उस दिन आएगा इसका टैक्सेबिलिटी, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होने वाला है, ठीक है, ये भी टैक्सेबिलिटी में आएगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा। अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई में और क्या इंक्लूड होगा, सब्सिडी, कौन सी सब्सिडी, वो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी तो हमने बोला था कंसिडरेशन की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है, अरे कंसिडरेशन की डेफिनेशन एक्ट फोरबियरेंस मनी, एक्ट फोरबियरेंस की मॉनेटरी वैल्यू, उसके बाद में हमने देखा था कि दो चीज एक्सक्लूजन से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो मिल रही है, ठीक है, और नॉट लिंक टू प्राइस, मैंने बोला सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी तो वैसी आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी, और सेकेंड मैंने बोला था कि सब्सिडी के अलावा डिपॉजिट्स अगर है आपको आए हुए और रिफंडेबल है, आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो उसको, आप कंसिडरेशन नहीं ट्रीट कर रहे हो उसको, अप्लाई नहीं कर रहे हो टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप उसको एक डिपॉजिट की तरह रख रहे हो, रिफंड करने वाले हो, जब तक वो एडजस्ट नहीं होगा फॉर सप्लाई एज अ कंसिडरेशन, तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। ये दो चीज बोला था, तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी तो नॉट इंक्लूडेबल, आएगा नहीं, ठीक है, तो इंक्लूड क्या हो रहा है यहाँ पे, अदर्स से सब्सिडी आई, लमसम सब्सिडी है, एक बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया आपको, प्रोडक्ट वाइज सब्सिडी नहीं है, आपको सर्विस वाइज नहीं है, आपको लमसम अमाउंट आ गया एंटायरली,
एक बड़ा अमाउंट आ गया, 2 लाख की सब्सिडी आ गई, इसमें कहाँ लिंक करोगे? 25 रुपए का प्रोडक्ट है आपका, लिंक टू प्राइस नहीं है ना, आप उसको एमोटाइज नहीं करोगे, ठीक है, उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे सब्सिडी को, ठीक है, ये भी एक्सक्लूड हो गया। लिंक टू प्राइस देखो मेरे भाई, अगर वो लिंक टू प्राइस नहीं है, अगर वो सेल प्राइस से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड लिंक नहीं है कि इतने सेल पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इतनी सब्सिडी है, लिंक नहीं हो सक रही, तो फिर वो नहीं इंक्लूड होंगी। और लिंक हो सक रही, अगर लिंक टू प्राइस है तो फिर यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है, ठीक है, इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में वीएस में इंक्लूड होने वाली, हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करा वैल्यू ऑफ सप्लाई की, ठीक है। तो मैं इंक्लूजन्स बता दिया हूँ आपको, क्या बोला मैं 15.2 के अंदर, ऑल इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी सेस एक्सेप्ट टीसीएस इन इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद में सेकंड बोला मैंने 15.2b में बोला मैंने, थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने भरा सप्लायर के बिहाफ पे, एंड वेयर सप्लायर वाज ऑब्लिज्ड टू पे, दिमाग में क्या रखना, सप्लायर ऑब्लिगेशन था और रेसिपिएंट ने पे कर। 15.2c में आओ, सी में क्या बोलता है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एनीथिंग चार्ज बाय सप्लायर, स्पेशली चार्ज किया है तो आएगा। और अगर ऊपर आ गया है 15.1 में आ गया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअली पेड और प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल में आ गया है, तो डबल मत लेना, दो बार नहीं लेते, ठीक है। 15.2c भी हो गया। डी में आएगा इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी क्या है, अगर वो डिलेड पेमेंट फॉर कंसिडरेशन है तो आएगा, कब आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, जिस मंथ में रिसीव होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, उसमें जीएसटी आएगा। सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी फ्रॉम अदर्स ही आएगा, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो सब्सिडी जो है लिंक टू प्राइस है तो ही इंक्लूड होंगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लिंक टू प्राइस नहीं है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से लिंक टू प्राइस नहीं है तो एक्सक्लूड हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी एक्सक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। 15.2 हो गया, 15.1 हो गया, प्राइस एक्चुअली पेड पेबल, 15.2 हो गया, ठीक है। 15.2 होने के बाद आपके क्लैरिफिकेशंस भी बोल दिया था मैंने, ऑब्लिगेशन, टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट प्लस पेनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब क्लैरिफिकेशन भी बोला था। 15.3 पे आओ, 15.3 क्या है वो देख लो। 15.3 बोलता है एक्सक्लूजन्स और डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये है क्या एक्सक्लूजन डिडक्शन, अरे कुछ नहीं है, ये वैल्यू में इंक्लूड क्या करना है बोला है, तो वैल्यू से निकालना क्या है, वैल्यू से निकालेंगे तो लॉजिक सोचो, लॉजिक, गवर्नमेंट जीएसटी उस अमाउंट पे नहीं चाहता, ठीक है, वो ईमानदारी से, वो आपका ईमानदारी से अगर आप अमाउंट डिडक्शन करोगे एज पर प्रोविजंस तो नहीं चाहेगा गवर्नमेंट उस पर जीएसटी। अगर आपने किए गड़बड़ करे तो आपको 73, 74 में अपना क्या रहता है, शो कॉज नोटिस, और वो शो कॉज नोटिस भेजेंगी गवर्नमेंट, और शो कॉज नोटिस से आपको सब कुछ निकलवाएंगे। अगर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया होगा तो सेक्शन 73 नॉर्मल गलती से हुआ, 73 में डिमांड रिकवरी होती है, 74 में कब होगा, अगर आपने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया, किसी समय अगर आपको शो कॉज नोटिस आती है और आप घपले करते हो जीएसटी एक्ट में, ठीक है, 73, 74 बहुत काम के सेक्शन है, वहां पे आप पकड़े जाओगे। 73 कब आता है, अदर देन फ्रॉड, अदर देन विलफुल मिसस्टेटमेंट, गलती से हो गया। और 74 कब आता है डिमांड रिकवरी का प्रोविजन, फ्रॉड किया, जानबूझ के किया, चूना लगाया आपने गवर्नमेंट को, तो आपको 74 में उल्टा लटका देंगे, ठीक है। सेक्शन 15.3 देखो, डिस्काउंट देखते हैं अपन, एक्सक्लूजन्स क्या आएगा डिस्काउंट में। एक्सक्लूजन देखो, डिस्काउंट के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट दो टाइप के रहेंगे, ठीक है। एक तो बिफोर या एट टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब आप सप्लाई कर रहे हो तब डिस्काउंट दे रहे हो, या जब आप सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दे रहे हो। और सप्लाई मतलब, मेरा बोलना मतलब है टाइम सप्लाई, बोलने का मतलब टीओएस, अपने जो टॉस देखा इसके पहले के सेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। देखो अगर उसके पहले अगर दिया होगा डिस्काउंट, टाइम ऑफ सप्लाई देखो, टाइम ऑफ सप्लाई के पहले अगर डिस्काउंट दे दिया होगा, या टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के समय डिस्काउंट दिया होगा अपने गुड सर्विसेज के, तो हमने क्या बोला, बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई, देन आपका डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है वो डिडक्टिबल है इफ एंड ओनली इफ इट इज लिंक टू इनवॉइस। वो इनवॉइस में मेंशन्ड है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, हमारे को वर्ड चाहिए रिकॉर्डेड इन। अगर रिकॉर्डेड इनवॉइस में यस आ गया आपका, तो आप बोलो डिडक्टिबल है। अगर रिकॉर्डेबल इनवॉइस में आपको नो आया तो फिर नो डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू, ठीक है। तो एक्सक्लूजन डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट कहाँ है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई ओनली, इट इज डिडक्टिबल ओनली इफ इट इज रिकॉर्डेड
इन इनवॉइस, आपने इनवॉइस में रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट बोल के लिखा है, माइनस किया है वैल्यू में, तो ही वो माइनस होने वाला है, अदरवाइज डिडक्शन नॉट अलाउड। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ डिस्काउंट आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई हो गया, थोड़े दिन बाद दिया आपने उसको, कि उसने जल्दी पेमेंट कर दिया, उसके लिए डिस्काउंट दिया होगा, या वो आपसे रेगुलर एक स्कीम के थ्रू उसने खरीदा होगा, हो सकता है वो स्कीम में वो एलिजिबल हो गया होगा, इसलिए डिस्काउंट उसको कुछ ऑर्डर्स के बाद पास ऑन हुआ डिस्काउंट। तो ऐसे केस में क्या करना, पहले तो इनवॉइस में मेंशन रखो, ठीक है, मतलब कब मिलेगा ये डिस्काउंट डिडक्शन, कब होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कब जीएसटी इस पे से जाएगा बाहर, जीएसटी नहीं लगेगा, वो डिडक्टिबल कब होगा, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है। डिस्काउंट्स गिवन आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये तो हो गया अपना, अगर रिकॉर्डेड इन इनवॉइस है बिफोर एट टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई में 3 कंडीशन, इफ इट इज अग्रीड, ठीक है, अग्रीड है, सच डिस्काउंट जो है अग्रीड है और इनवॉइस में स्पेसिफिकली लिंक्ड है, सेकंड कंडीशन, पहले तो अग्रीड रहना चाहिए कि इतना डिस्काउंट मिलेगा, लिंक्ड रहना चाहिए टू दैट इनवॉइस, कि इस इनवॉइस में मेंशन रहना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली लिंक रहना चाहिए, इस पे मिलेगा। और थर्ड है कि आईटीसी जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो अवेल है, किया है, जब उसने खरीदा होगा या उसने सर्विस लिया होगा रेसिपिएंट ने, तो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा। अब बोलते हैं जो डिस्काउंट जब वो देगा, ठीक है, सप्लायर क्या देगा, सप्लायर देगा क्रेडिट नोट, सप्लायर उसको क्रेडिट नोट देगा रेसिपिएंट को, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर सप्लाई की बात करो, आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसमें डिस्काउंट जैसे ही देगा तो क्रेडिट नोट देगा सप्लायर। अब रेसिपिएंट का काम क्या है, जितना अमाउंट डिस्काउंट का वो क्रेडिट नोट में लिखा है उस पे का प्रो राटा प्रोपोर्शनेट आईटीसी, पूरे पे नहीं बोला मैंने, ठीक है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये बात याद रखना, डिस्काउंट अमाउंट पे का जीएसटी, डिस्काउंट अमाउंट पे का जीएसटी, वो आईटीसी जो अवेल किया है रेसिपिएंट ने उसको रिवर्स कर दे, ठीक है। अब वो आईटीसी रहा नहीं क्योंकि वो सप्लाई नहीं रहा, जब हम बोल रहे हैं कि डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे तो उसका प्रोराटा आईटीसी तूने पहले ले लिया होगा, वो रिवर्स कर, ठीक है, उसका मतलब ये है। 3 कंडीशन बोला, एक तो अग्रीड रहना चाहिए, एक तो स्पेसिफिकली लिंक टू इनवॉइस रहना चाहिए, और तीसरा रेसिपिएंट मस्ट रिवर्स दैट आईटीसी व्हिच इज मेंशन्ड इन क्रेडिट नोट या डॉक्यूमेंट जो सेंड करेगा बाय सप्लायर, उतने डिस्काउंट अमाउंट पे का आईटीसी रिवर्स कर, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली याद रखो, मैंने रेड में लिखा डिस्काउंट पोर्शन का आईटीसी रिवर्सल, ठीक है, डिस्काउंट पोर्शन का आईटीसी रिवर्सल, पूरे इनवॉइस का मत करना, और कौन सा डिस्काउंट का, पहले का डिस्काउंट दिया उसका नहीं, जितना क्रेडिट नोट में अभी फ्रेश डिस्काउंट आ रहा है उतना, क्योंकि आईटीसी आपने पहले के डिस्काउंट का लिया ही कब होगा, जब वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में आया ही नहीं, ठीक है, वो तो देख लिया आपने सेक्शन 15(3), ओके। तो 15(1) बोल दिया मैंने, 2 बोल दिया, 15(2) क्लैरिफिकेशंस के साथ बोला, 15(3) आपको लॉजिक्स के साथ समझा दिया। 15(3) का डिस्काउंट कब रहेगा देख लो एक बार वापस, डिस्काउंट गिवन बिफोर, पहले दे दिया या एट टाइम ऑफ सप्लाई दिया, तो हमने क्या बोला भाई, स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड रहना चाहिए इनवॉइस में, ठीक है, अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है जाने दो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम होगा, डिडक्टेबल। अगर आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई तो सप्लायर जो क्रेडिट नोट देगा, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, अग्रीड रहना चाहिए सप्लायर रेसिपिएंट के बीच में, दूसरा कंडीशन क्या है, इनवॉइस में लिंक्ड रहना चाहिए वो इनवॉइस, ठीक है, लिंक्ड, एक तो अग्रीड, लिंक टू इनवॉइस, स्पेसिफिकली लिंक टू दैट इनवॉइस, एंड थर्ड ऑन आफ्टर सेंडिंग सप्लायर्स क्रेडिट नोट या जो भी डॉक्यूमेंट वो भेजेगा, रेसिपिएंट ने रिवर्स कर देना चाहिए आईटीसी ओनली एंड ओनली ऑन डिस्काउंट अमाउंट which is mentioned in that document of credit note, ठीक है, आईटीसी उतना ही रिवर्स। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड, डिस्काउंट बाद में भी डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से, ठीक है, आईटीसी रिवर्स हो गया, और ये डिस्काउंट फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं रहेगा, आईटीसी रिवर्स होना मतलब एक ही बात, ठीक है। वहां आईटीसी क्लेम होके पड़ा रहेगा और यहाँ से गवर्नमेंट से अपन बोलेंगे हाँ क्रेडिट नोट भेज रहे हैं, वो एडजस्ट करेंगे अपन अपने जीएसटी लाइबिलिटी से, गवर्नमेंट बोलेगा बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए वो क्रेडिट नोट का रिवर्सल करवाए रेसिपिएंट से जो सप्लायर भेजेगा। देखो 15(1) हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 15(1), 15(2) एंड 15(3) कंप्लीट हो गया। ये चार्ट आपको बोर्ड नोट में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हो सके तो आप इसे कॉपी कर लेना। और ये जो क्लैरिफिकेशंस है, जहां जहां मैंने कुछ एग्जांपल डाले हैं, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जहां पे मैं रेड से कहीं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो बात जो है ध्यान रखो, ये स्टार कर रहा हूँ मैं, ऑब्लिगेशन, यहाँ पे चार्ज रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टीसीएस जो बोला मैंने, ठीक है, इंटरेस्ट एंड पीनल इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, ये जो बोला ये काम की बात है, ये ध्यान रखना, और ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट का आईटीसी रिवर्सल, ये ध्यान रखना, पूरे आईटीसी रिवर्सल पूरे इनवॉइस का नहीं करना है, सिर्फ डिस्काउंट अमाउंट का आईटीसी रिवर्सल, तभी आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई के डिस्काउंट भी डिडक्टेबल है, ठीक है। 15(3)(b) की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 15(3) याद रखो, 15(4) देखो अभी,
ठीक है, 15.4 है क्या बता रहा हूँ। 15.1 में, ठीक है, 15.1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जो है वो नहीं है, हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो 15.1 लगेगा ही नहीं, ठीक है, वो प्राइस लेंगे नहीं हम, वो लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? या तो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मैंने बोला यहाँ है तो लगेगा, ये कब नहीं लगेगा? अगर प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, ऐसा केस है ये, और दूसरी कंडीशन वायलेट हो गई, पहली नहीं हुई, या दोनों वायलेट हो गई, ये दो कंडीशन है, ये जो दो कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रही तो ही प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ होगा, ठीक है। बोला था मैंने ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रहेगा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, प्राइस एक्चुअली पेड ऑफ होगा फॉर दैट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। वो कब नहीं लेंगे? प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन या सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड, ऐसा कुछ केस आ गया तो आप क्या करेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन 15.4 बता देता आपको कि इफ 15.1 नॉट एप्लीकेबल सीजीएसटी रूल्स पढ़ो। 15.1 नहीं लग रहा, सीजीएसटी रूल्स पढ़ना चालू कर दो, मतलब जो दिया है वही पढ़ना है। सीजीएसटी रूल्स उन्होंने दे दिए है सेक्शन 27 रूल 27 टू रूल 31। 27 से 31 में उन्होंने एक पर्टिकुलर रूल्स दिए है, उसमें कह दिया है कि ये रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, ये 15.1 एप्लीकेबल नहीं होगा, 15.4 से चालू हो जाओ, ठीक है। 15.4 से कब केस सॉल्व होगा? 15.1 से नहीं हुआ, 15.1 फेल हो गया, बायर सेलर रिलेटेड निकल गया, सप्लायर रेसिपिएंट, या प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस के अलावा और भी कुछ मिला, कोई फोरबियरेंस मिल गया, कोई सर्विस मिल गई, कंसिडरेशन नॉट वुली इन मनी है, ठीक है, सप्लायर रेसिपिएंट नॉट रिलेटेड। उसका उल्टा क्या रहेगा? सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन होगा, रिलेटेड पर्सन के बीच, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन होगा। क्या करेंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में रूल्स लगेंगे। फिर ऐसा थोड़ा ना है कि जो वैल्यू पे दिया फ्री में दिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं, ऐसा थोड़ा ना चलने वाला है, ठीक है। शेड्यूल 1 में कुछ सप्लाई है, उसको कवर किया है ना उन्होंने, एजेंट का बोला था हमने कि वो फ्री अगर करेंगे शेड्यूल 1 में सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 1 से उसको पहले सप्लाई बना गवर्नमेंट ने, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन, या कंसिडरेशन नॉट वुली इन मनी, ये सब चीजों को पहले हम पढ़ रहे थे कि सप्लाई है, सप्लाई है, सप्लाई है, पहले 2-3 सेशंस देखे होंगे। तो उसके बाद हम क्या बोले कि वैल्यूएशन कैसे होगा, तो वो अब रूल्स बताएंगे। और कौन बता रहा है? सेक्शन 15.4, क्योंकि 15.1 की प्राइस नहीं लेने वाले हम, क्योंकि फ्री वाले हैं, या कंसिडरेशन पूरा डिस्क्लोज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। 15.4 देखो, अब थीम आपकी क्रिएट हो गई है। 15.4 बोलता है रूल 27 पे आओ, ठीक है, रूल 27, पहले रूल 27 पे। रूल 27 क्या बोलता है? जब कंसिडरेशन नॉट वुली इन मनी है, मतलब पैसे पूरे मिल जाते थे तो यहाँ पे रहते थे ना 15.1 में, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू सप्लायर को और भी कुछ मिला है, कंसिडरेशन इज नॉट वुली इन मनी, सम नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन उसको मिला है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? देखो सप्लायर अगर, देखो दो टर्मिनोलॉजीज बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप ये ओपन मार्केट वैल्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा, और एलकेके, ओएमवी और एलकेके का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ओएमवी मतलब ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू मतलब आइडेंटिकल गुड्स या सर्विस की, आइडेंटिकल गुड्स या सर्विस की क्या वैल्यू है, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू मतलब सेम टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या वैल्यू है आइडेंटिकल गुड्स और सर्विस की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज मतलब वैसे ही गुड सर्विस, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? वैसे ही गुड सर्विस अगर आप लेते थे तो आपको सेम गुड सर्विस अगर आप लेते थे, सेम बोल रहा हूं मैं, सेम, एग्जैक्टली सेम। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली सेम गुड सर्विसेज अगर आप लेते थे तो आपको कितने वैल्यू पर मिलता था? दूसरे सप्लायर से या उसी सप्लायर से, सेम सप्लायर से, ठीक है, सेम सप्लायर और अनदर सप्लायर, बट आइडेंटिकल वैल्यू, ठीक है। आइडेंटिकल गुड्स की बात करो, आइडेंटिकल सर्विस की बात करो, कितने में मिलती थी, दैट इज ओपन मार्केट वैल्यू। और उसी समय की बात करो, ठीक है, और कितनी उसकी प्राइस इज सोल्ड कंसिडरेशन बायर सेलर रिलेटेड ना रहे, सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड ना रहे, तो कितना मिलते थे उस सर्विस के, गुड्स के पैसे, ओपन मार्केट वैल्यू। और सेकंड डेफिनेशन जरूरी है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है। लाइक काइंड एंड क्वालिटी की बात करो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी में क्या रहेगा? अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है हमारे को, मतलब ये पेन है, इसका आइडेंटिकल पेन ही नहीं है, ठीक है, पर ऐसा कुछ दूसरी कंपनी के लो ग्रेड के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का
ऐसा पेन तो है नहीं आइडेंटिकल कहीं सेल होता, ये एकदम यूनिक बना है ये सप्लाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और इस तरीके का कोई पेन है क्या, एग्जाम्पल ले लो मोबाइल फोन का। ऐसा मोबाइल फोन आपको जनरली ओपन मार्केट वैल्यू इसकी मिल जाएंगी, अदर सेलर्स कितने में बेच रहे हैं। अगर नहीं बेच रहे होंगे और ये यूनिट ट्रांजेक्शन बनाऊंगा स्पेशल, तो उसके रिलेटेड वाला गुड्स देखो, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फीचर्स, सेम क्वालिटी, सेम गुडविल रेपुटेशन होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स कितने में बिकते हैं, उसको बोलते हैं लाइक काइंड क्वालिटी। अदर गुड्स का देखेंगे हम उसमें, ठीक है, अदर सर्विसेज का देखेंगे। तो ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड क्वालिटी हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आ जाओ रूल 27 पे। 15.4 क्या बोलता है, 15.1 नहीं लगा तो मैं रूल से बताऊंगा आपको वैल्यूएशन, ठीक है। रूल मैं मतलब ये लॉ मेकर 15.4 के अंडर रूल 27 पे आ गया अपन। रूल 27 क्या बोलता है, ओपन मार्केट वैल्यू। पहले कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, कंसिडरेशन पूरा पैसे में नहीं मिला, मनी नहीं मिला, तो पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू देखो। ऐसा एट द टाइम ऑफ सेम टाइम ऑफ सप्लाई पे आइडेंटिकल गुड्स क्या वैल्यू पे बिकता है, अनरिलेटेड पर्सन कैसे किस भाव पे बेचते हैं, ठीक है, अनरिलेटेड पर्सन को, और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। ये तो दो नियम ओपन मार्केट वैल्यू में भी लगते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू है तो ठीक, नहीं है इफ नो ओपन मार्केट वैल्यू, पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज्ड है। रूल्स का भी प्रेफरेंस ऑर्डर, पहले 27 प्रेफर, फिर 20। ओपन मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो मनी प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ठीक है, एनएमसी मतलब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। एक तो ओपन मार्केट वैल्यू मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो देखो मनी तो पैसे तो मिले हैं, कंसिडरेशन पूरा मनी में नहीं है, तो जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया है उसकी बात करो, फिर वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल के दो। अगर मनी प्लस मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, ये ज्वाइन कर दो बी पे, रूल 27 बी में। सी क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी सर्विसेज, LKNQ मतलब लाइक काइंड एंड क्वालिटी सर्विसेज की निकालना, गुड सर्विसेज। अगर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अदर सर्विसेज सिमिलर वाली देख लो, अदर गुड्स सिमिलर वाले देख लो, और अगर ये तीनों से नहीं हो रहा तो रूल 30 रूल 31 देख लेना, ठीक है, रूल 30 रूल 31 बाद में देखेंगे। रूल 30 31 बहुत इजी रूल। तो पहले क्या है, प्रेफरेंस ऑर्डर 27 में कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, ओपन मार्केट वैल्यू, मनी प्लस मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। थर्ड, लाइक काइंड क्वालिटी सर्विसेज, लाइक काइंड क्वालिटी ऑफ सप्लाई और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, या तो फिर फोर्थ में रूल 30 या रूल 31, ठीक है। ये कब देखेंगे, कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, और एक के बाद एक देखना। ऐसा अगर ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई तो बचे हुए 3 मत देखना, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो बी पे जाना, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर समझा दिया है। रूल 28 क्या बोलता है, रूल 28 बोलता है रिलेटेड पर्सन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, समझा दिया पहले। रिलेटेड पर्सन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ऑफिसर, डायरेक्टर, कॉमन जो है उसके अंदर 25% वोटिंग पावर, एक पर्सन कॉमनली 2 एंटिटीज का होल्ड कर रहा है। उसके बाद में 1 कंट्रोल अनदर, फैमिली पर्संस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है, रिलेटिव्स जो है फैमिली मेंबर्स ऑफ विद इन सेम फैमिली, ठीक है, फैमिली की बात करो, वो रिलेटेड पर्संस कवर्ड किया है सेक्शन 15 में, ठीक है। मैंने पहले डिस्कशन प्रीवियस सेशंस में हो गया। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की बात कर लेते हैं। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम स्टेट में सेपरेटली रजिस्टर्ड आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम स्टेट में सेपरेटली रजिस्ट्रेशन ले रहे तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। और इंटर स्टेट में अगर सेम पर्सन की अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है, इंटर स्टेट में एक एस्टेब्लिश सेम पर्सन की एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी तो वो भी अलग अलग मानी जाएंगी, दे आर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, ठीक है, अंडर सेक्शन 25। तो ये भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। इंटर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ सेम पर्सन है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इंट्रा स्टेट में सेपरेटली रजिस्टर्ड है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ये 2 डायलॉग याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। अच्छा, इसमें नोट क्या डाला मैंने, क्यों डाला होगा ये नोट, अब शेड्यूल 1 मैंने डिस्कस करा था तब ये पढ़ाया था मैंने। आप अगर सेक्शन 7(1)(c) वाला शेड्यूल 1 यानी पहला या दूसरे सेशन का स्टार्टिंग देखोगे तो उसमें रिवाइज कराया हुआ है शेड्यूल 1। उसमें पैरा 2 में बोला था, पैरा 2 या एंट्री 2 बोलो आप, उसमें रिलेटेड पर्सन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज होते हैं इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बिटवीन रिलेटेड पर्सन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 एंड 4 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 4 और रिलेटेड पर्सन आएगा सेक्शन 15 में। तो आपको ये देखना है इनमें जो ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो वो क्या है, वो है सप्लाई, ठीक है, माना जाएगा, ठीक है, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मैंने बोला था आपको रूल्स में मिलेगा, ये देख लो रूल 28।
रूल 28 बताता है। रूल 28 क्या बोलता है, इनके बीच के वैल्यूएशन कैसे होंगे, ओपन मार्केट वैल्यू, फर्स्ट प्रीफर ओपन मार्केट वैल्यू, सेकंड प्रेफरेंस ओपन मार्केट वैल्यू ना हो तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस अगर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी ना मिल रही हो तो रूल 30 रूल 31, रूल 30 रूल 31 नहीं चाहिए, अभी बताने वाला। रूल 30 रूल 31 कैसा है, वो अगर रूल 27 28 29 में केस सॉल्व नहीं हो रहा तो 30 31 में आ जाओ फिर, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी एंड रूल 30 रूल 31, इसमें दो प्रोविजो दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोविजो लिखे हैं मैंने, ये चार्ट ऐसा बना लो आप, और थोड़ा उसमें क्लैरिफिकेशंस वगैरह मिक्स, थोड़ा जंबल अप मत करना, इसको सेपरेटली बनाना और इसको थोड़ा 15-2 अलग और 15-3 अलग लिखना। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसको 15-5 भी बना देता था मैं, 15-4 तो आपका यही है, 15-5 भी बच रहा है, इसकी जगह कम पड़ रही है, ठीक है, और उसको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए मैंने बनाया है। रूल 28 क्या बोल रहा है, प्रोविजो या वैल्यूएशन कैसा बोल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड क्वालिटी, रूल 30 रूल 31। प्रोविजो क्या बोलता है, इफ, ठीक है, इफ फर्दर सप्लाई करने वाला है आपका रेसिपिएंट, मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की इस्टेब्लिशमेंट फर्दर सप्लाई कर रही है, या रिलेटेड पर्सन आरपी या डीपी, रिलेटेड पर्सन का जो रेसिपिएंट है वो फर्दर सप्लाई करने वाला है, ठीक है। रेसिपिएंट अगर फर्दर सप्लाई कर रहा है, रेसिपिएंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, तो हम तो सप्लायर देख रहे हैं यहाँ पे, हम तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना वैल्यूएशन कैसे होगा। ये दिमाग में मत भूलना कि आपको देख, हम सोच रहे, ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर सप्लायर ऑप्शन है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है अभी, पर देखेंगे वैल्यूएशन रेसिपिएंट का सेल वैल्यू से देखेंगे। रेसिपिएंट अगर फर्दर सप्लाई एज सच कर रहा है तो आना फर्स्ट प्रोविजो पे, वरना भूल के भी मत आना। रेसिपिएंट अगर मैन्युफैक्चर या उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को अल्टर कर दे रहा होगा, ठीक है, जो सप्लायर ने भेजा है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन ने, रेसिपिएंट अगर उसमें बदल रहा होगा, जो भी डीडीपी या आरपी है अपना, वो अगर बदल रहा होगा वो प्रोडक्ट को या गुड्स को या ठीक है, गुड्स का ही है ये, ठीक है, गुड्स की बात करो, सर्विस में तो ऐसा होगा नहीं, ये जो प्रोविजन है। तो फर्दर सप्लाई कर रहा होगा, एज सच कर रहा होगा, बदल नहीं रहा होगा, तो उसकी सेल वैल्यू का 90% एट सप्लायर्स ऑप्शन रेसिपिएंट की फर्दर सेल वैल्यू जो रहेंगी टू अनरिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड कस्टमर की बात करो, ठीक है, ऐसा कस्टमर जो रिलेटेड पर्सन नहीं है, उसको अगर रेसिपिएंट बेच रहा है, अच्छा ये तो रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसका क्यों देखेंगे अपन, इसलिए तो रूल्स 28 लगा, हम देख रहे हैं रेसिपिएंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, उसका 90% वैल्यू क्या आता है, ठीक है, 90% उसका फर्दर सेल वैल्यू टू अनरिलेटेड कस्टमर, वो डीम माना जाएगा सप्लायर की वैल्यू, सप्लायर वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 90%, ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन बोलता है ऑफ फर्दर सेल वैल्यू बाय रेसिपिएंट टू अनरिलेटेड पर्सन, जो फर्दर सेल वैल्यू है रेसिपिएंट बेचेगा अनरिलेटेड। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है, इफ रेसिपिएंट एलिजिबल है, रेसिपिएंट फुल आईटीसी को एलिजिबल है, फुल आईटीसी मिलने वाला है मेरे रेसिपिएंट को, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को, मैं सप्लायर हूं, तो मैं जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर करूंगा वो ही ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, वो ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगी, मतलब रैंक 1 पे आ जाएंगे। ओपन मार्केट वैल्यू ना भी हो तो मैं जो वैल्यू लिखूंगा इनवॉइस में, क्योंकि उसको फुल आईटीसी है, मैं यहाँ लिखूंगा उसको फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है आगे, तो जो मैं वैल्यू डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, उसको फुल आईटीसी मिल रहा है, मतलब वो फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो गवर्नमेंट को आगे जाके तो देगा ही, जब फर्दर सेल करेगा तो उस पर विश्वास टिका रही है गवर्नमेंट, ठीक है, उस पर विश्वास है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई करेगा ओपन मार्केट वैल्यू डीम टू बी इनवॉइस वैल्यू, तो इनवॉइस वैल्यू जो है आपकी इन आईवी, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू करेंगे इनवॉइस वैल्यू, वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकंड प्रोविजो की बात किया मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेना। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोला, further supply as such by recipient, then value of supply of supplier shall be 90% of further sale value of recipient to unrelated customer. And second proviso क्या बोल रहा है, लेकिन ये ऑप्शन है, फर्स्ट प्रोविजो जो है सप्लायर्स ऑप्शन, सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर फुल आईटीसी मिल रहे होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट को, तो फिर जो वैल्यू सप्लायर डिक्लेयर करेगा इनवॉइस में वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये रूल 28 होगा। रूल 29 पे आओ फटाफट। रूल 29 क्या बोलता है, एजेंट, हमने बोला था, अभी बोल रहे थे हम शेड्यूल 1 में, एजेंट का क्या होना, ये देख लो, एजेंट अगर गुड्स सप्लाई, एजेंट में हमने बोला था गुड्स का सप्लाई, सर्विस मत बोलना, पाप लगेगा आपको, गुड्स की बात करो, गुड्स, ठीक है। अब गुड्स का सप्लाई अगर एजेंट कर रहा है
या एजेंट बीच में है, मतलब एजेंट सप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट रिसीविंग फॉर मी एजेंट इज रिसीविंग, यानी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट इज रिसीविंग ऑन सप्लाइंग द गुड्स, दोनों एजेंट्स कवर किए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा देख लो, ध्यान से देख लो। पहले तो बोले ओपन मार्केट वैल्यू, अगर एट सप्लायर्स ऑप्शन, अगर सप्लायर रेडी है, कोई भी हो सकता, मैं प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट अगर सप्लाई किया हुआ है मैंने एजेंट फॉर फर्दर से, या एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को हु इज रिसीविंग गुड्स, तो ये विदाउट कंसिडरेशन जब होगा गुड्स का सप्लाई एजेंट के बीच में, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ठीक है। एजेंट वाला तो यहाँ स्पेसिफिकली कवर्ड होगी, ये स्पेसिफिक रूल है, रिलेटेड पर्सन, इन्वेस्टिंग पर्सन, रूल 28, रूल 29 सप्लाई गुड्स बाय ऑब्लिक टू एजेंट, बाय एजेंट और टू एजेंट, तो इसमें क्या बोला ओपन मार्केट वैल्यू, और नहीं तो फिर सप्लायर के ऑप्शन पे 90% ऑफ फर्दर सेल वैल्यू ऑफ रेसिपिएंट, 90% अगर एजेंट है या आगे प्रिंसिपल जो भी है जिसको जा रहा है, एजेंट प्रिंसिपल हो सकता, मैं प्रिंसिपल हूँ वो एजेंट है, हो सकता मैं एजेंट हूँ वो प्रिंसिपल है, अगर मैं रिसीव करूँ प्रिंसिपल की बिहाफ पे, ठीक है, सेकंड केस में। तो दोनों केसेस को कवर करके क्या बोला है, एक तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, नहीं तो फिर सप्लायर जो भी होगा प्रिंसिपल और एजेंट, उसके ऑप्शन पे अगर रेसिपिएंट फर्दर सप्लाई मार रहा होगा मतलब कर रहा होगा मेरी भाषा में, अगर रेसिपिएंट फर्दर सप्लाई कर रहा होगा, उसकी 90% फर्दर सेल वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएंगी इफ सप्लायर ऑप्ट्स दिस, सप्लायर के ऑप्शन पे, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू और सप्लायर ऑप्शन, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 90% फर्दर सेल वैल्यू बाय रेसिपिएंट टू रिलेटेड पर्सन। अब ध्यान से सुनो, ओपन मार्केट वैल्यू, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एजेंट सपोज ये सप्लायर है ए, मिस्टर बी को दे रहा है, ठीक है, मिस्टर बी फर्दर सप्लाई कर रहा है 1 लाख पे, ठीक है, और ए ने भेजा उसको जो गुड्स भेजा वो समझ लो आप 80,000 के भेजा है, ठीक है, इसकी ओपन मार्केट वैल्यू फ्री में भेजा है, ठीक है, अभी तो फ्री में भेजा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 80,000 की फ्री है और ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 है, ओएमवी 80,000, तो उसका कैसा रहेगा, एक तो 80,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, एक तो 80,000 बन सकता, और सेकंड सप्लायर के ऑप्शन पे 1 लाख का 90%, ठीक है, 90,000 बन जाएगा, जो कम लगेगा वही यूज करेगा वो, ठीक है, जिसमें वैल्यू कम आएगा उतना कम जीएसटी जाएगा, ठीक है। 90% ऑफ फर्दर सेल, एक ही बात की हमने, वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ की, हमने किसकी बात कर रहे हैं, ए की, फॉर ए, ये एग्जांपल जगह कम है, पर ए ने बी को दिया, ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 था, ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू आ गया 80,000, ठीक है, एजेंट केस में रूल 29 में, या तो फिर सप्लायर ऑप्शन पे मैंने बोला 90% ऑफ फर्दर सेल वैल्यू ऑफ रेसिपिएंट का 90% सप्लायर का वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, तो मैंने बोला बी जो रेसिपिएंट है वो 1 लाख में फर्दर सप्लाई कर रहा होगा, तो उसका 90% लो, 90,000, तो 80,000 रहेगा, अगर सप्लायर ऑप्ट करना चाहे तो 90,000 भी कर सकता, हो सकता है कम वैल्यू अगर होगा, ओपन मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा तो हो सकता है 90% वाला ऑप्शन ले लीजिए रूल 28 में। अच्छा, अगर ये यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है उन्होंने रूल 28 में, लाइक 27 एंड 28, सॉरी रूल 29 ना, सॉरी रूल 29, एजेंट का रूल 29, तो रूल 27 में दिया, 28 में दिया, रूल 30, 31 और रूल 29 में भी उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि तुम रूल 30, 31 फॉलो कर लो, ये यहाँ है 30, रूल 31 यहाँ पे उन्होंने क्यों दिया ऑप्शन कि अगर नहीं निकलता 27, 28, 29 में हमारे फेल हो गए, यानी हमारा कंसिडरेशन नॉट वॉल्यूम मनी वाला रूल फेल हुआ, 27, 28 फेल हो गया, हमको नहीं मिल रही ओपन मार्केट वैल्यू, वो सब जो वैल्यू उन्होंने बोला है, तो सब जगह लिखा है डी में या सी में, रूल 30, 31, रूल 30, 31, बी में यहाँ लिखा है रूल 30, 31, ठीक है। रूल 30, 31 क्या है ये देख लो, रूल 30 बोलता है कि 110% नॉट विस्टैंडिंग रूल 27, 28, 29, अब नहीं निकली तुम वैल्यू, इसलिए तो रूल 30 पे है, तो ये बोल रहा है कि 110%, ठीक है, मैंने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नीचे एम लिखा मैंने, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदने की, उसका 110%, या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ठीक है, सर्विस का प्रोविजन, ठीक है, पीआर मतलब प्रोविजन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये तीनों कॉस्ट देखो जो भी होगा एज द केस में भी गुड सर्विसेज का,
उसका 110% ले लो, वही वैल्यू ऑफ सर्विस माना जाएगा रूल 30 में। नहीं हो रहा वैल्यूएशन, रूल 30 में आ जाएगा। रूल 31 क्या बोलता है कि वैल्यू अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तुम्हारा कॉस्ट भी आता पता नहीं, तुम्हारा कोई कॉस्ट का, तुम्हारा कुछ खरा नहीं दिख रहा यहाँ पे, हमको गवर्नमेंट का बोलना है, तो एक काम करो, हमारे ऑफिसर के पास बैठो, वो मस्त रीजनेबल मीन से तुम्हारा बेस्ट जजमेंट कर देगा, असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसा असेस करके देंगे वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15 एंड रूल्स, जो भी उसको लगाना चाहे उसके हिसाब से देखेंगे वो, अब उसके हिसाब से देखेगा, ठीक है। इस केस में रूल 30 में, ठीक है, वैल्यूएशन कैसे होगा, रीजनेबल मीन से करो, आपको करना भी है। तो इसमें क्या बोला है, एक प्रोविजो ऐड हुआ, वो प्रोविजो क्या बोलता है, अब देखो रूल 30 क्या बोलता है, सर्विस के केस में इसका 110% लो, ठीक है, इसका 110% कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस का, ठीक है। अब आप बताओ, सर्विस अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, या आप किसी को सर्विस दे रहे हो, आपके दिमाग से दे रहे हो, उसकी क्या वैल्यू असेस करने वाले हो, आपकी डिग्री की ने जब आपने लिया है तो वो डिग्री में कहाँ स्पेसिफाइड है कि इतने का बेचो, इतने का ये करो, इतने की वैल्यू का सर्विस है, अच्छा आपने टैक्स सेविंग करके दिया, इतने रुपए की सर्विस दी, वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन है। सर्विस बोले तो गुड्स तो ठीक है ना, पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रोडक्शन, उसमें तो कॉस्टिंग पता चल जाएगा, सर्विस का कैसे करोगे, तो उसमें रूल 30 प्रीफर हो गया तो फिर वो निकालने में अटक जाओगे, इसलिए बोला अटको मत, गवर्नमेंट ने खुद नहीं बोला, प्रोविजो बना दिया हमने, ठीक है। रूल 31 में गवर्नमेंट ने प्रोविजो बनाया और बोला है कि वैल्यू ऑफ सर्विस जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्विस जो है उसके लिए रूल 31 पहले फॉलो करना, ना कि रूल 30। आपके पास ऑप्शन है, रूल 31 फॉलो करो। अगर आप असेस कर पा रहे वैल्यू ऑफ सर्विस, अगर आपको बाकी सर्विस प्रोवाइडर किस दाम पे सर्विस प्रोवाइड करे, किस रेट पे सर्विस दे रहे हैं वो पता चल रहा है, या उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस थोड़ी बहुत असर्टन हो सक रही, तो ही रुकना, नहीं तो रूल 31 विल प्रीफर ऑन रूल 30। रूल 30 को क्या करेंगे, इग्नोर, ठीक है। इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस, सिर्फ वैल्यू वी सर्विस लिखा है मैंने, वैल्यू ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल 27, 28, 29, 30, 31 पूरा कवर्ड होता, और यहाँ पे सेक्शन 15(4) भी आपका डन है, ठीक है, सेक्शन 15(4) पूरा डन है। अब यहाँ पे आपको देखना है सेक्शन 15(5), मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट जो बनाऊंगा उसमें आपको दिख जाएगा 15(5), गवर्नमेंट नोटिफाइड केसेस है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, उस केसेस में वैल्यूएशन पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जैसे बोलेंगे वैसा होगा, उसमें गवर्नमेंट बता देंगी कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, कहीं कहीं बोलेंगी ऑप्शन है, कहीं कहीं बोलेंगी नहीं नहीं यही वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ऐसे ही करना है। तो गवर्नमेंट को पूरा उसमें पावर दिया है, ठीक है। तो हम वो काय में देखेंगे सेक्शन 15(5), ठीक है। तो यहाँ हमारा 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) चालू होगा, 15(4) तक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अलॉन्ग विथ रूल्स, रूल 27, 28, 29, 30, 31, इसको ऐसे ही बनाना, और हो सके तो रूल 27, 28, 29 को समराइज करके रूल 30, 31 बनाना, बिकॉज रूल 30, 31 तो तीनों केसेस में लगता है, इधर भी लगता है 27 में, 28 में भी लगता है, 29 में भी लगता है, और 31 जो है उसमें ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ सकता है कि रूल 31 विल बी प्रीफर्ड ओवर 30, इवन तो रैंकिंग जो है, प्रेफरेंस जो है असेंडिंग ऑर्डर में 27, 28, 29, 30, 31, ये 27 पहले प्रीफर होगा, 28 उसके बाद, बट रूल 31 का प्रोविजन होता है 31 प्रीफर होने वाला है ऑन रूल 30 फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस वैल्यूएशन इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। थैंक यू। अभी 15(5) के लिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा। ये थोड़ा पोर्शन रूल 31 का अगर स्किप हुआ होगा तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ।